क्या आपको लगता है कि आरजेकर हॉस्पिटल रेप केस एंड मर्डर में जो डिसीजन लिया गया है क्या न्याय हुआ है या अन्याय हुआ है? जबकि माता पिता ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है या वह न्याय की मांग कर रहे हैं। आखिर संजय राय को कौन सी सजा दी गई और क्या यह सजा उसके लिए काफी है? और क्या इस सजा से समाज में क्या संदेश जाएगा? अदालत ने किन किन लोगों और विभागों पर उंगलियां खड़ी की है? उसने अपने डिसीजन जो दिया है वह कितना सही है? आज हम इसी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो मित्र, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरे विचार में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मित्र, यह जो आरजेकर की घटना है, यह घटना का प्रभाव पूरे देश पर पड़ा है। पूरे देश की नज़र अदालत पर टिकी हुई थी। अदालत का ये ऐसा डिसीजन लेगी जो कि एक बहुत बड़ा उदाहरण बनेगी। क्या उनका डिसीजन एक उदाहरण बन पाया? क्या हम सभी भविष्य में न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि जो ट्रेनी डॉक्टर थी उसकी मौत कितनी बुरी तरीके से हुई, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के 5 खुलासे हुए हैं और यह एक बहुत बड़े अपराध की तरफ इशारा करती है। नॉर्मल सेक्सुअलिटी और जेनाइटल ऑर्गन्स पे, ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पे गहरा घाव पाया गया। चिल्लाते समय रोकने के लिए मुंह, नाक और गले को दबाया गया। गले को घुटने के कारण थायराइड कॉर्टिकल टूट गया और सर को दीवार में सटा दिया गया कि उसको चिल्लाने से रोका जा सके। पेट, होठ, आंख और बाएं पैर पर चोट के निशान पाए गए। इतनी जोर से हमला किया गया कि चश्मे का जो शीशा है उसकी आंखों में घुस गया और दोनों आंखें, मुंह, प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। चेहरे पर आरोपी के नाखूनों के निशान मिले, जिससे पता चलता है कि पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया था। इसमें सीबीआई ने संजय राय को भारतीय न्याय संहिता के आधार पर धारा 64, 66 और 103 के तहत केस दर्ज किया गया। सीबीआई की चार्जशीट में 100 गवाहों के बयान, 12 पॉलीग्राफ टेस्ट और सीसीटीवी फुटेज की फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, मोबाइल कॉल्स की डिटेल्स के आधार पर शामिल किए गए थे। सियालदह कोर्ट ने संजय राय के खिलाफ मिले सबूत के तहत फैसला सुनाया कि सीसीटीवी कैमरे में संजय राय को कमरे में जाते हुए देखा और आते हुए देखा गया, जहां पे कि ट्रेनी डॉक्टर आराम कर रही थी। ट्रेनी डॉक्टर के शव के पास से उसका ब्लूटूथ डिवाइस मिला जो कि संजय के मोबाइल से कनेक्ट हो गया और महिला के शरीर पर मिले सीमेन के सैंपल और डीएनए के नमूने संजय से मैच हो गए। क्राइम सीन पर मिले छोटे बाल भी फॉरेंसिक जांच के बाद आरोपी के बाल से मैच हो गए। इस केस पर अपना फैसला देते हुए जस्टिस अर्नब दास ने पुलिस और हॉस्पिटल पर भी सख्त कमेंट किए हैं और जस्टिस दास ने कहा कि इस केस में पुलिस की ने जबरदस्त लापरवाही की है और आगे जो फैसला सुनाते हैं मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने जो प्रश्न खड़े किए हैं वह तो आप सभी लोग को सुनना चाहिए। आखिर में आप लोग कमेंट बॉक्स में यह बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा कि क्या हमारे देश में ऐसे ही न्याय के आधार पर चलेगा और ऐसे ही व्यवस्थाएं चलेंगी और इसी आधार पर चलेंगी? क्योंकि अन्याय न केवल ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता के साथ हुआ है बल्कि आपके साथ भी हो सकता है, आपके भविष्य के साथ हो सकता है। तो कृपया जो प्रश्न जज साहब ने उठाए उन्हें कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। जस्टिस दास ने अपने फैसले में कहा, 9 अगस्त को जो जनरल डायरी एसआई ने बनाई है उसमें सुबह 10 बजे का टाइम अटैच किया गया है, जबकि वह उस वक्त पुलिस स्टेशन में था ही नहीं। चौंकाने वाली बात यह है कि अफसर विटनेस बॉक्स में आकर अपने गैर कानूनी काम को शान से बताता है और यह बताता है कि इतने समय से एसआई मुद्दे पर अफसर ने किस तरह से काम किया। एसआई ने बताया कि उसने ऐसा करने के लिए कहा गया लेकिन उसने किसी का नाम नहीं लिया। मैं ऐसे व्यक्ति की निंदा करता हूं। यह तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आप लोग सोचिए, आगे के प्रश्न तो और भी जटिल है। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। देखिए इस न्याय से कि किसने हमारी व्यवस्था को किस प्रकार से कलई खोलती है और 75 सालों में हम लोग कहां से कहां आ गए हैं। आरजीकर हॉस्पिटल की पीड़ित की मौत को सुसाइड बताया जा रहा है। उनका यह कानूनी सपना पूरा नहीं हो पाया क्योंकि जूनियर डॉक्टर ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। हॉस्पिटल की वजह से इस केस में जांच में देरी पाई गई। इसका कोई कारण नहीं बता पाया। विक्टिम की मौत के बाद पेरेंट्स को बेटी को देखने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। इसके बाद जस्टिस दास ने हॉस्पिटल प्रशासन पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। सबूत बताते हैं कि हॉस्पिटल में
पुलिस को सही तरीके से कुछ नहीं बताया गया। हॉस्पिटल के प्रशासनिक मुखिया की हरकतों से शक पैदा होता है। ऐसा लगा कि वो कुछ छुपाना चाहते हैं। उन्होंने अपने काम में लापरवाही बरती। हालांकि इस लापरवाहियों का इस केस पे कोई असर नहीं पड़ा। जस्टिस अर्नब दास ने जो फैसला सुनाया वह तो और भी चौंकाने वाला है। यह अपराध जघन्य है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है। जुडिशरी का काम न्याय को परखना होता है और यह निश्चित करना होता है कि इंसाफ सबूत के आधार पर दिए जाए, न कि जनता की भावनाओं के आधार पर। आधुनिक न्याय क्षेत्र में हमें आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, कील के बदले कील, जीवन के बदले जीवन के आदम प्रवृत्ति से ऊपर उठना होगा। हमारा कर्तव्य है कि क्रूरता के बदले क्रूरता का मिलान नहीं कर सकते हैं, बल्कि ज्ञान, करुणा, न्याय व गहरी समझ के माध्यम से मानवता के ऊपर उठना होगा। और सभ्यता को नापने के लिए उसकी क्षमता नहीं, बल्कि सुधार, पुनर्वास और उपचार में उसकी क्षमता है। यह कहते हुए कि मानव दुर्लभतम में दुर्लभ मापदंडों को पूरा नहीं करता है, इसलिए संजय राय को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, जब तक कि उसकी मौत वहां पे नहीं होता है। जिस प्रकार से यह न्याय दिया गया है और जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वह तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या इस न्याय से आने वाले भविष्य में महिला अस्मिता से खिलवाड़ बंद हो जाएगा? क्या उन गरीब माता पिता को न्याय मिल पाएगा कि जिसकी बेटी की मौत हो गई और उसकी मौत और उत्पीड़न की कीमत 17 लाख रुपए लगाई गई? क्या उन्हें न्याय मिल पाया? क्या हम आने वाले भविष्य में किस प्रकार के समाज का निर्माण करेंगे? हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बंगाल सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने सियालदा कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका लगाई। उन्होंने कहा कि संजय राय की उम्र कैद की सजा सही नहीं है, उसे फांसी मिलनी चाहिए। कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस दिव्यांशु दशक ने याचिका को स्वीकार कर लिया है और आगे आने वाला न्याय क्या होगा यह तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। लेकिन यह केस हर एक व्यक्ति जो कि संविधान में विश्वास रखता है, उसे संविधान में विश्वास बनाए रखने के लिए यह बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।